मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम हमारा तीसरा अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है जेल में मेरे मित्र, ऑन पेज नंबर 15। और इसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आप सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, राइट? और भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा है। आत्मकथा का अर्थ क्या है? आत्मकथा का अर्थ है अपनी जीवन की कहानी खुद बताना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ओके, अपनी जीवन की कहानी खुद बताना या लिखना। तो स्टूडेंट्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आत्मकथा का ये एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें उन्होंने अपने जेल में बिताए दिनों के कुछ मित्रों के बारे में बताते हैं। ओके, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ जरूरी बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्या जेल में जाना गौरव की बात है? नहीं, जेल में जाना कोई गौरव की बात नहीं है, क्योंकि इंसान जेल तब जाता है जब वो कानून तोड़ता है या कोई गुनाह करता है ना। तो जेल में जाना कोई गर्व की बात नहीं हो सकती। नेहरू जी जेल क्यों गए थे? नेहरू जी जेल इसलिए गए थे क्योंकि वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तब भारत में ब्रिटिश की सरकार थी और ब्रिटिश से आजादी पाने के लिए जवाहरलाल नेहरू अन्य सेनानियों के साथ आंदोलन करते थे। अब जब सरकार के विरुद्ध कोई कुछ करेगा, सरकार के विरुद्ध जाकर कोई कुछ करेगा तो उसे सरकार सजा देगी ना। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य सेनानियों को जेल जाना पड़ता था, को जेल यात्रा करनी पड़ती थी, और वो भी बहुत बार। ठीक है, बहुत बार उन्होंने जेल यात्रा की थी उस समय। तो अभी अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि उस समय वो गर्व की बात क्यों थी? उस समय जेल जाना गर्व की बात क्यों थी? देखो, उस समय जेल जाना गर्व की बात इसलिए थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य सेनानी देश को ब्रिटिश से आजाद करने की लड़ाई में जेल जाना पड़ता था उनको, और ये कुर्बानी देश के लिए थी, और इसीलिए ये गर्व की बात थी। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको इन क्वेश्चंस का मतलब और इनका जवाब आप क्या दे सकते हैं, राइट? तो अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर लेते हैं। लुक, जेल में मेरे मित्र जवाहरलाल नेहरू की जेल यात्रा के तन्हाई के दिनों की कहानी है। मतलब जेल में मेरे मित्र जो ये चैप्टर है वो जवाहरलाल नेहरू जेल में मेरे मित्र जो ये कहानी है वो जवाहरलाल नेहरू की जेल यात्रा के तन्हाई के दिनों की कहानी है। तन्हाई मतलब अकेलापन, तन्हाई के दिनों के मतलब अकेलेपन के दिनों में। जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तब वो जो अकेलेपन में जो दिन बिताते थे उन्हीं दिनों की कहानी है ये जेल में मेरे मित्र। ओके, जब कोई मित्र नहीं होता तो व्यक्ति प्रकृति के करीब हो जाता है। तो प्रस्तुत संस्मरण में नन्ही गिलहरियां लेखक के सूने जीवन में प्रसन्नता का संचार करती हैं और अन्य जीव जंतु कुछ रोचक अनुभव दे जाते हैं। नेहरू जी इनसे प्रेम करने लगते हैं और इन्हें अपने परिवार का अंग मानने लगते हैं। तो देखो, जब इंसान अकेला होता है तब वो प्रकृति के करीब हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? अकेलेपन में हम प्रकृति को, नेचर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। जब कभी किसी बारिश के मौसम में तुम अगर कहीं अकेले बैठोगे और बाहर नज़ारे को देखोगे तब तुम प्रकृति के कुछ अतरंगी चीज़ों को फॉलो करोगे, कुछ अजीब चीज़ें, कुछ रोचक चीज़ों का आविष्कार करोगे। मतलब जैसे कोई तुम अगर खाली बैठे हो तो तुम्हारे पास गिलहरी, या गिलहरी का मतलब होता है स्क्विरल। ओके, तो इस तरह कोई जानवर अगर अटखेली कर रहा है, खेल रहा है, तो तुम्हारा ध्यान प्रकृति के तरफ जाएगा, तुम्हारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाएगा। जब हम बिजी होते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता। जब हम खाली बैठे होते हैं तब हमारा ध्यान प्रकृति की तरफ खींचता है। ठीक है, तो वैसे ही जवाहरलाल नेहरू जब अकेलेपन में दिन बिता रहे थे जेल में, तब उनका ध्यान प्रकृति की तरफ ज़्यादा खींचा जा रहा था। ठीक है, वो प्रकृति के ज़्यादा करीब हो रहे थे।
तो इस कहानी में उन्होंने नन्ही गिलहरियां, नन्हे छोटे छोटे स्क्विरल्स ने लेखक के जिंदगी में उनके सूनेपन को, मतलब उनके जीवन के खालीपन को कैसे अपने प्रसन्नता से भर दिया, उसी की कहानी। और उसके साथ साथ अन्य जीव जंतु भी कुछ अजीब अजीब घटनाएं, कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं जो उनके जिंदगी में हो रही थी। ठीक है, वो सिर्फ गिलहरियां और बाकी जीव जंतुओं के कारण उनको ये रोचक अनुभव मिल रहा था। ठीक है, तो ये जो उनका एक्सपीरियंस है जानवरों के साथ, कुछ प्रकृति के साथ जेल में बिताए उन दिनों में, उन्हीं एक्सपीरियंस को उन्होंने बयां किया है जेल में मेरे मित्र कहानी में, या आत्मकथा की इस पार्ट में। ठीक है, तो आइए पढ़ें। मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वो देहरादून की उस जेल में, देहरादून की जेल में, पहले उन्होंने किस जेल के बारे में बताया है? देहरादून की जेल में। वो देहरादून की जेल में थे कितने दिन? 14 महीने। मुझे लगने लगा कि जैसे ये मेरा ही घर हो। इतने दिन रहने के बाद 14 महीने मतलब 1 साल से ऊपर वो उस जेल में रहते थे, तो उनको लगने लगा जैसे कि वो उनका ही घर है। ठीक है, इतने दिन बिताने के बाद तो अपने आप एक घर जैसा फीलिंग आने लगेगा ना, तो उनको लगने लगा कि वो जैसे उनका ही घर है। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। अब इतने दिनों से वो रह रहे हैं, तो वो उस जेल के कोने कोने से, हर कोने से परिचित हो गए। वो उस जेल के बारे में सब कुछ जान रहे थे। ठीक है, सफेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा था। देखो, उस जेल में बिताए गए, क्योंकि उस जेल में उनको करने के लिए कुछ था नहीं ना, तो वो आसपास की चीजों को देखते, एक्सप्लोर करते, और इसी तरह उनका समय उन्हीं सब चीजों को देखते हुए बीतता है ना। जब हम लोग कोई बिजी होते हैं तब हम आसपास की चीजों को नहीं देखते, लेकिन हम जब खाली बैठे होते हैं तो आसपास की चीजों को ज्यादा देखते हैं, है ना। तो इसी तरह उस जेल की सफेद दीवारें, छत, कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियां मीन्स लकड़ी के बने हुए कुछ ऐसे कड़ी जैसे लाइंस, ओके, डंडिया जैसे, तो लकड़ी के बने हुए कड़ियों को जिन्होंने आधा कीड़ों ने कीड़ा खा चुके थे, उन सब लकड़ियां, मतलब छोटी छोटी चीजों को, रेखा, बिंदु, मतलब हर एक दाग धब्बे को भी वो पहचानने लगे थे उस जेल में। ठीक है, जेल में दूसरे कार्यों से ये फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो जेल में थे तो अधिक फुर्सत थी उनके पास, वो बिजी नहीं थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए वो उनका ध्यान प्रकृति की ओर बढ़ता गया। ठीक है, अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। ठीक है, वो हम क्यों कहते हैं कि मतलब उनके साथ और भी कैदी थे ना वहाँ पे जेल में, तो वो सारे ही ऐसे ही थे। वो उनका ध्यान, सबका ही ध्यान प्रकृति के ओर, प्रकृति के जानवरों की ओर बढ़ता चला गया। तो वो क्या कहते हैं कि अपने सामने आने जाने वाले वो हर जानवर और कीड़े मकोड़ों को लोग ध्यान से देखते, है ना। मैंने अनुभव किया कि मेरी ये शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। मैंने पाया कि वो तो जीवों से भरा हुआ था। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि पहले उनको ये शिकायत थी कि उनका आंगन सूना है, खाली है, वहाँ कोई नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है। पर उनको बाद में ये महसूस हुआ कि उनका आंगन और तो जीवों से भरा हुआ है। ठीक है, जीव मतलब जिनमें प्राण हो, जीव जंतुओं से भरा हुआ है। ठीक है, बाद में उनको ये एहसास हुआ जब उन्होंने आसपास उनका प्रकृति की तरफ, आसपास के परिवेश की तरफ उनका ध्यान गया, तब उनको पता चला कि ये पूरी दुनिया या उनका पूरा आंगन तो जीवों से, जानवरों से, जंतुओं से भरा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे कोई सूनापन नहीं। ये सब रेंगने, फिसल कर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए रह रहे थे।
देखो वो क्या कहते हैं कि ये सब जो रेंगने वाले जानवर, फिसल कर चलने वाले जानवर और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, ये सब जवाहरलाल नेहरू जी के दैनिक जीवन में, दैनिक मतलब डेली लाइफ, ठीक है, डेली लाइफ में वो बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। मतलब वो जो छोटे छोटे जानवर हैं वो जवाहरलाल नेहरू के जिंदगी में बिना किसी छेड़छाड़ के, मतलब बिना किसी हस्तक्षेप के वो अपना जीवन बिता रहे थे, ठीक है, बिना किसी, उनको जवाहरलाल नेहरू के जीवन से कोई लेन देन नहीं थी, है ना। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि वो सब जानवर जवाहरलाल नेहरू के जीवन में कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू का भी उन जानवरों के जीवन पर कोई छेड़छाड़ करने का हक या इरादा नहीं था। जवाहरलाल नेहरू इन सब जानवरों के जीवन में कोई छेड़छाड़ करना नहीं करते थे, ठीक है। खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। हालांकि कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि खटमल, मच्छर, मक्खियां, इनसे उनको युद्ध करना पड़ता था। मतलब ये सारे जानवर जो है, जो जो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जैसे कि खटमल, मच्छर और मक्खियां, ये क्या करते हैं, ये जवाहरलाल को परेशान करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू को इनसे उलझना पड़ता था, मतलब इनसे युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। खटमल जहाँ पे रहते हैं, मच्छर मक्खियां जहाँ पे रहती हैं, वहां पे इंसान शांति से बैठ सकता है क्या? नहीं, ये उनको शांति से बैठने नहीं देते। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो जानवर, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जवाहरलाल नेहरू को परेशान नहीं करते थे, तो जवाहरलाल नेहरू भी उनके साथ कोई छेड़छाड़, कोई परेशानी नहीं देते थे उनको। लेकिन जो छोटे छोटे जानवर जो जवाहरलाल नेहरू को परेशान करते थे, तो बदले में जवाहरलाल नेहरू को भी उनसे युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते। गिलहरियां बिल्कुल न डरती और साहस पूर्वक हमारे पास आ जाती थी, ठीक है। वे इधर से उधर भागती, मानो एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हो। मुझे उनकी अटखेलियां देखने में बड़ा आनंद आता था। तो जहाँ पे पेड़ थे वहाँ गिलहरियों का झुंड मजे से घूमता, मतलब ग्रुप ऑफ स्क्विरल्स, ठीक है। गिलहरियों का एक झुंड, एक ग्रुप आराम से घूमता। तो गिलहरियां डरती नहीं थी किसी से, ठीक है। वो साहस पूर्वक, मतलब उनमें साहस भरा था। वो हिम्मत दिखा के, हिम्मत से वो साहस पूर्वक, मतलब हिम्मत दिखाकर, हिम्मत से वो सबके पास आ जाती और वहां पे आकर बैठ जाती, ठीक है। वे उधर उधर भागती और एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल खेलती, ठीक है। तो ये सब उनकी अटखेलियां देखने में जवाहरलाल नेहरू जी का बड़ा मजा आता था, ठीक है। लखनऊ जेल की बात है। तो अब देहरादून की जेल की बात, देहरादून में बिताए दिनों की बातें जवाहरलाल नेहरू ने इतने समय की, और अब वह कह रहे हैं लखनऊ जेल की बात, ठीक है। लखनऊ की जेल में जितने दिन उन्होंने बिताए थे, उन दिनों की बात अब वो शुरू कर रहे हैं। मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता लिखता रहता, ठीक है। वो क्या करते, लखनऊ की जेल में वो बिना हिले डुले, मतलब घंटे चुपचाप एक जगह बैठकर पढ़ाई लिखाई करते। एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। वह मेरी आंखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। वह मुझे क्या समझती रही मैं नहीं बता सकता। मैं जरा सा हिलता कि वो भयभीत होकर भाग खड़ी होती। देखो, तो एक गिलहरी जवाहरलाल नेहरू जी के पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती, ठीक है। उनकी पैरों पर चढ़ के उनकी गोद में जाके बैठ जाती। वो क्या करती, वो गिलहरी जवाहरलाल नेहरू की मुंह की तरफ देखने लगती और वो जानने की कोशिश करती। वो मेरी आंखों के, मतलब उनकी आंखों में देखती और ध्यान से देखती। देखकर उसको पता चलता कि ये तो पेड़ नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू को पेड़ समझकर उनके ऊपर, उनके गोद में जाकर बैठ जाती, ठीक है। लेकिन बाद में ध्यान से देखती तो पता उसको ये लगता कि वो पेड़ नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू को क्या समझती रहती, वो जवाहरलाल नेहरू को नहीं पता, ठीक है। वो क्या समझकर जवाहरलाल नेहरू की गोद में जाकर बैठ जाती, वो उनको नहीं पता।
लेकिन जब भी वो जरा सा हिलते, जवाहरलाल नेहरू जब भी थोड़ा सा हिलते, वो भयभीत होकर मतलब डर कर भाग जाती। ठीक है। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। वे कभी कभी खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। अब देखो, कभी कभी अब जैसा कि गिलहरियां थी ना पेड़ों पर, तो उनके बच्चे भी होंगे, तो उन्हीं पेड़ों से बच्चे नीचे कभी कभी गिर जाते, पेड़ों से नीचे गिर जाते और उन बच्चों को ढूंढने के लिए उनकी माँ पीछे पीछे दौड़ी हुई आती और उन बच्चों को गेंद की तरह मतलब बॉल की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर, पेड़ पर या कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाती, सेफ जगह पर ले जाती। तो वे कभी कभी खो भी जाया करते थे। अब हर बार तो बच्चे गिरने के बाद मम्मी ढूंढ कर नहीं ले जा सकती। ठीक है, कभी कभी कुछ बच्चे खो जाते थे। तो जेल में जवाहरलाल नेहरू जी के ही कुछ कैदी एक कैदी साथी ने क्या किया, इस प्रकार ही एक गिलहरी के मतलब खोए हुए गिलहरी के 3 बच्चों को पाल रखा था। खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। हाय, ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ही न जाएं। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चिंत हो गया, वे जीवित थे। मैंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो, इनकी माँ इन्हें लेने कैसे आ सकती है? तो क्या हुआ, एक दिन जवाहरलाल नेहरू ने कुछ शोर सुना, कुछ हल्ला सुना। क्या हो रहा था हल्ला कि हाँ ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे, मतलब कुछ लोग मिलके हाँ ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहकर कुछ शोर कर रहे थे। तो उसको जवाहरलाल नेहरू ने सुना और ये शोर सुनकर वो जाकर पास खड़े हुए देखने गए कि क्या हुआ है। तो उन्होंने देखा कि कुछ कैदी खड़े होकर वहां पे अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि गिलहरी के बच्चे नीचे गिर गए थे। उसी को देखकर वो लोग शोर मचा रहे थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जब पास जाकर देखा कि वो बच्चे जीवित थे, तो उनको शांति हुई कि चलो ये ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने उन सभी कैदियों से कहा कि तुम सब लोग इन बच्चों को घेर कर खड़े हो, तो इनकी माँ इनके पास कैसे आएगी? मतलब इतने सारे लोगों को उनके पास देखकर वो बड़ी गिलहरी तो डर जाएगी ना, उनकी माँ तो डर जाएगी, तो वो सामने आ नहीं पाएगी बच्चों को ले जाने, तो फिर वो कैसे आएगी? ठीक है, तो तुम सब लोग वहां से हट जाओ। ठीक है, चलो हम बरामदे में बैठकर देखते हैं। मैंने कैदियों को बताया कि मैं रोज इन गिलहरियों को देखता हूँ। कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती हैं, बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती हैं और फिर पेड़ पर चली जाती हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको बताया कि यहाँ पे तुम लोग खड़े मत रहो, चलो हम सारे बरामदे में बैठकर देखेंगे। तो उन्होंने और बताया कि उन्होंने पहले भी ऐसे देखा है कि जब बच्चे नीचे गिर जाते हैं तो उनकी माता गिलहरी आती है और उनको बॉल की तरह मुंह में दबाकर ले जाती है। तो वैसे ही आज भी वो आएगी और अपने बच्चे को उठाकर ले जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हट जाते हैं। देखो, संध्या का समय था। धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी न आई। मैं चिंतित हो उठा, कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। देखो क्या हुआ, वो लोग बरामदे में बैठकर गिलहरी के बच्चों को ले जाने के लिए उनकी माँ आएगी ऐसा उसका इंतजार करते हुए वो बैठे रह गए बरामदे में। लेकिन संध्या का समय था तब। ठीक है, तब शाम हो चुकी थी और अब धीरे धीरे रात भी होने लगी, लेकिन वो गिलहरी नहीं आई, माँ गिलहरी नहीं आई अपने बच्चों को ले जाने। ठीक है, तो वह चिंतित हो उठे। चिंतित का मतलब होता है परेशान होना। ठीक है, तो वो चिंतित हो उठे कि अब क्या होगा। हाँ, कैदी उन बच्चों को उठाकर
बाकी कैदी मिलकर उन बच्चों को उठाकर नेहरू जी की कोठरी में ले आए। ठीक है। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, न तो ये पत्ते चबा सकते हैं और न ही इन्हें रोटी का चूरा कर खिलाया जा सकता है, कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें। तब पांडे जी करके कोई एक कैदी वहां पे आए और उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को देखते ही उन्होंने कहा कि ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं। ठीक है, इतने छोटे बच्चे तो पत्ते चबाकर खुद नहीं खा सकते और ना ही रोटी का चूरन बनाकर उनको खिलाया जा सकता है, तो उनको रखा जाएगा कैसे, उनको कैसे पाला जाएगा। ठीक है। तो अब वे सारे परेशान हो गए थे ना कि उन बच्चों को कैसे पालेंगे, उनको कैसे जिंदा रखेंगे। तो अब वो सारे मिलकर क्या उपाय निकालते हैं और क्या करते हैं बच्चों के साथ और आगे क्या होता है, ये सब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।